स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सब कोई? ठीक है, चलो अच्छी बात है, मस्त रहिए सब कोई, बिंदास एकदम। ठीक, पीछे का हमेशा रिवाइज करते चलना है, रिवाइज करते रहो, मस्त रहो, मगन रहो, प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस, रिटर्न बाय रिटर्न करते रहो। ठीक, तो लास्ट लेक्चर हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? बिना टाइम वेस्ट करते हुए पीछे शुरू कर लेते हैं क्या। लास्ट लेक्चर हम लोग क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। आई होप सबको समझ में इतना उसका बेसिक मीनिंग आ गया होगा कि फ्लक्स क्या चीज़ है। ठीक है ना, कॉन्सेप्चुअली अगर सब कुछ समझ में आया हुआ रहेगा तो न्यूमेरिकल एक भी नहीं छूटेगा। ठीक, न्यूमेरिकल को अलग से लेक्चर डिस्कस करेंगे, उसका अलग लेक्चर निकलेगा जस्ट बाद। ठीक है ना, न्यूमेरिकल्स का टेंशन नहीं लेना। आज अप्रोच एक बार उसके आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एप्लीकेशन देख लेते हैं। ठीक ना, तो याद करो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या था आखिरकार? गॉस लॉ सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? गॉस लॉ। 12th वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा बोर्ड्स के लिए भी आया है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या हमको स्टेट किया था? थोड़ा सा पीछे का एक बार रिवीजन हो जाए। गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या था कि फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको हम लोग फाई से डिनोट किए थे, दैट इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड इक्वल्स टू इंटीग्रल E डॉट dA है ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। आई होप इतना सबको याद होगा। ये बेसिक इतना तो याद होना चाहिए। ठीक है ना, इतना तो बेसिकली याद ही होना चाहिए, माइंड में एकदम सेट फिट परफेक्ट। ठीक, गॉस लॉ पूछे ये स्टेटमेंट लिख के आ जाना फुल। ठीक है ना, बस इसको स्टेटमेंट बना लेना है। ठीक, क्लियर। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। ठीक ना, इस गॉस लॉ की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन किए थे। नहीं, क्या डिराइव किए थे जी? कि कैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम किए थे। ठीक, इस बार कैसे सबको याद आ रहा होगा? नहीं याद आ रहा ना? ठीक है, इनफाइनाइट चार्ज वायर की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड किसी आर दूरी पर निकाले थे। ये तो इसमें एक ऐसा गॉसियन सरफेस एज्यूम किए थे हम लोग, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। आई होप सबको याद आ रहा होगा। क्लियर है ना? इसमें स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लिए थे, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, इसमें सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिए थे। याद आ गया? गुड। गॉसियन सरफेस क्या था? एक हाइपोथेटिकल सरफेस है। कोई रियल सरफेस है क्या? नहीं, एक हाइपोथेटिकल सरफेस है, रियल सरफेस नहीं है। गॉसियन सरफेस क्यों बनाते हैं? जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट के थ्रू से पास होता हुआ हमारा एक गॉसियन सरफेस हम लोग बनाते हैं और भी सिमेट्रिक बना लेते हैं उस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के अराउंड, ताकि हमको मैथमेटिकल कैलकुलेशन इजी पड़े। तभी तो यहाँ पे स्फेरिकल माने थे, यहाँ पे सिलिंड्रिकल माने थे। यहाँ तक सबको याद आ रहा होगा। क्लियर। आज उसी तरह से एक प्लेन शीट का हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन, इतना तो पढ़े ही थे हम लोग। ठीक ना, आज हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन चार्ज प्लेन शीट को एक बार देख लेते हैं यूजिंग गॉस लॉ। क्लियर है सबको? चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट, ठीक ना, एक चार्ज शीट है। ठीक, मान लो इस पे पूरे सरफेस पे चार्ज हम ऐसे रख दिए हैं। ठीक, इनफाइनाइट है, ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट। ठीक, कैसे है जी? ऐसे है। कैसे है? ऐसे इनफाइनाइट चार्ज शीट, इस पे चार्ज ऐसे रख दिए हैं और हमको यहाँ पे हमको इस पॉइंट पे एक आर दूरी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ आर दूरी पर यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चाहिए। मतलब यहाँ से लेके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमको चाहिए। ठीक, क्या करेंगे भैया? तो क्या सिखाया है हमको गॉस जी? क्या सिखाए हैं? क्या कि इस पॉइंट से गुजरता हुआ एक गॉसियन सरफेस पहले तुम बनाओ, एज्यूम करो। ठीक ना, एक गॉसियन सरफेस पहले एज्यूम करो। ठीक, तो कैसा गॉसियन सरफेस लेते हैं? सिमेट्रिकल। तो इस जो मेरा सरफेस है प्लेन, इसके चारों और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से भी गुजर रहा हो, इसके अबाउट सिमेट्रिक भी हो, वैसा गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा? अभी तक हम लोग दो टाइप का बनाए, स्फेरिकल
और एक सिलेंड्रिकल। देखो अभी स्फेरिकल वाला बनाएंगे तो सिमेट्रिक लगेगा क्या? मान लो इस पॉइंट से गुजरता हुआ एक स्फीयर भी बना लेंगे तो क्या इस प्लेन शीट के अलॉन्ग वो सिमेट्रिक हुआ? यू तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्यों दिक्कत होगा? क्योंकि ये पॉइंट और बाकी सारा का सरफेस सब जगह का वो जो होगा वो अलग अलग होगा ना। हाँ, इससे अलग अलग दूरी पर आ जाएगा, ठीक ना। तो कैसा मानेंगे हम लोग? सिलिंड्रिकल। कैसा मानेंगे? सिलिंड्रिकल। देखो अभी देखो बना रहे हैं इसको, इससे आर पार, ठीक। 3D है यहाँ देखो, थोड़ा ये 2D बोर्ड है ना, बोर्ड 2D है लेकिन ऐसे बनाना पड़ रहा है, बस समझिए ना। ऐसे है फिगर, ऐसे फिगर है। और सिलिंड्रिकल समझिए, मान लो सिलेंडर है ये मेरा, ये मार्कर, तो ये आर पार इस पे छेद कर दो पूरा, ठीक। ये आर पार समझो, आर पार छेद हो गया है ना, और इसके इस पॉइंट से गुजरता हुआ गॉसियन सरफेस है, ठीक है ना। ये सर्कुलर पोर्शन ये पॉइंट पे टच कर रहा है, जैसे इधर सर्कुलर पोर्शन वैसे ही इधर सर्कुलर पोर्शन। यहाँ पे शीट पे यहाँ पे कट किया होगा, ठीक। इसका एरिया क्या बोल देते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया ए। इसका ए तो इसका भी ए, तो इसका भी ए। क्लियर है? अच्छा अच्छा, प्लेन सरफेस पे अगर चार्ज होता है तो हम लोग क्या लेके चलते हैं? सिग्मा। सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, एक और बात क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये चार्ज शीट पूरा चार्ज यहाँ पे, पूरा चार्ज यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसे गुजर रहा होगा? सीधा जा रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे पूरा एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पूरा सीधा जा रहा होगा, ना। इधर ही चार्ज है, अभी इधर चार्ज नहीं है, ठीक ना। चार्ज शीट बस हम चार्ज रख दिए हैं एक तरफ, ठीक। अभी एक ही तरफ चार्ज है, ठीक है। पीछे चार्ज नहीं है, ठीक। बात समझ में आ रहा है? इधर ही चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? उधर होगा, ऐसे निकलता हुआ। जैसे प्लेन होता था, एक लाइन होता था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसे ऐसे ट्यूबलाइट की तरह पूरा लाइट। अब तो भैया पूरा चार्ज इस पूरा सरफेस पे, तो सरफेस से समझो एक ही बार ऐसे में गए, इलेक्ट्रिक फील्ड से पूरा सीधा डायरेक्ट निकल रहा है। तो कैसे निकल रहा होगा? ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक सॉरी फील्ड। क्लियर है? तो बात इलेक्ट्रिक फील्ड से निकल रहा होगा। क्लियर? चलो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। अच्छा अब देखो, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा है। अब हम गॉस लॉ लगाने वाले, यही मेरा गॉसियन सरफेस है, यही मेरा गॉसियन सरफेस है, सिलिंड्रिकल। कैसा माने है होगा? सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक। सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो गॉस जब क्या कहते हैं? इंटीग्रल E डॉट dA is equals to charge enclosed upon epsilon naught according to Gauss law. According to Gauss law, यही तो फायदा है गॉस लॉ का। गॉस लॉ की मदद से हम निकाल रहे हैं, है ना। गॉस लॉ की मदद से हम निकाल रहे हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अब देखो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ये मेरा हुआ E डॉट डी चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। ये जो सर्कुलर सरफेस है, सर्कुलर सरफेस है, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की तरफ, एरिया वेक्टर भी उधर की तरफ, सर्कल है तो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर। अरे यार सिलेंडर है, ठीक। यहाँ पर सर्कल है, तो सर्कल एक प्लेन सरफेस, सरफेस के हमेशा प्लेन परपेंडिकुलर ही हम लोग उसका एरिया वेक्टर लेते हैं, तो इसका परपेंडिकुलर उधर ही होगा, है ना। एरिया वेक्टर उधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही। तो एंगल एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना? 0 डिग्री, ठीक। तो cos देखो डॉट प्रोडक्ट तो cos थीटा आएगा ना, तो cos 0 1 हो गया, ठीक। सॉरी। तो अच्छा, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ, क्योंकि दूरी सेम, r सेम है तो भाई कांस्टेंट ही होने वाला है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, इसको बाहर कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट बाहर कर लिए, इंटीग्रल dA बराबर। अच्छा अब Q इनक्लोज्ड, इस पूरा गॉसियन सरफेस में इधर तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तो इसलिए बात ही नहीं की, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था। अच्छा तुम लोग के दिमाग में आ रहा होगा कर्व सरफेस के अलॉन्ग क्या हुआ, तब देखो ना कर्व सरफेस के अलॉन्ग क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, कर्व सरफेस का परपेंडिकुलर होगा ऊपर, ऐसे कर्व सरफेस है ऐसे, हर जगह कर्व सरफेस का परपेंडिकुलर बनाते जाओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, एरिया वेक्टर नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, एरिया वेक्टर इधर परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, एरिया वेक्टर उधर। देखो 90 डिग्री बन रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच, ए वेक्टर इधर, यहाँ भी देखो ए वेक्टर इधर, दोनों बीच 90 डिग्री। तो कर्व सरफेस के थ्रू फ्लक्स तो मेरा 0 ही रह जाएगा, फ्लक्स थ्रू curved surface will be
0, क्यों? बिकॉज ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर। इतना बात सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। चार्ज इंक्लोज, कितना चार्ज इंक्लोज रहा होगा जी? तो चार्ज कहाँ पे इंक्लोज है? यहाँ ही पे, चार्ज यहाँ है ना। सिग्मा इनटू एरिया, सिग्मा तो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हमको टोटल चार्ज नहीं आ जाएगा? सिग्मा इनटू एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक। अच्छा ई डॉट डी ए, अच्छा डी ए को इंटीग्रेट कर देगा तो कितना एरिया मिलने वाला है जी? इतना ही जो सर्कल का एरिया है। सर्कल का क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा बात? ठीक है। तो अब देखो कितना हुआ, पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा जी? पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड भूल गए क्या? नहीं, इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से दूर, पॉजिटिव चार्ज की वजह से दूर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं, इसका भी लिखना पड़ेगा ई ए प्लस ई ए, दो होगा ना, प्लस ई ए। जैसा सिनेरियो इधर वैसा ही सिनेरियो इधर था, जैसा सिनेरियो इधर वैसा ही सिनेरियो दोनों तरफ सिमेट्रिक है, इसलिए ई ए प्लस ई ए। तो 2E बराबर सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, ए से कटा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही फेमस। देखो एक और खास बात, ये जो दूरी था ये आर से इंडिपेंडेंट आ गया, आर से इंडिपेंडेंट आ गया दूरी से, यानी कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ आर, इंडिपेंडेंट ऑफ आर, दैट इज कांस्टेंट ही तुमको दिखाई दे रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जल्दी से उसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सही है ना? चलो गुड, क्लियर है? यहाँ तक सबको बात आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सारा गॉस वगैरह से प्रूफ आना चाहिए सबको, ठीक है? ठीक रहता है। क्लियर? आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो जल्दी से चलो। तो हम लोग क्या किए भाई, प्लेन शीट था तो एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक एज्यूम किए। सिमेट्रिक जब एज्यूम किए तो चुपचाप आराम से गॉस लॉ लगा लिए। गॉस लॉ लगाने के बाद क्या पता चला कि भैया कर्व सरफेस के थ्रू तो फ्लक्स जीरो होगा। क्यों? क्योंकि कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर और उसके थ्रू पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर था। तो जैसे ही परपेंडिकुलर था तो मेरा फ्लक्स तो ई डॉट है, डॉट प्रोडक्ट तो जीरो ही आएगा, डॉट प्रोडक्ट तो जीरो आएगा, तो फ्लक्स होता है मेरा डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इसलिए मेरा जीरो हो गया। वो क्या हो गया? जीरो हो गया। क्लियर है यहाँ तक बात? चलो बाकी वो जो सर्कुलर सरफेस था उस दोनों के थ्रू मेरा फ्लक्स आ गया है ना, ई इंटू ए, उधर से भी ई इंटू ए, इधर से भी ई इंटू ए, दोनों जुड़ गया। 2EA इक्वल्स टू उधर आपको सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से कटा, फंडा आ गया। क्लियर है? अच्छा, अगर मेरा वही चार्ज सीट होता, चार्ज इनफाइनाइट कंडक्टिंग सीट, चार्ज इनफाइनाइट कंडक्टिंग सीट होता है। मतलब कंडक्टिंग का मतलब कि चार्ज अब जो है कंडक्टर है, तो चार्ज तुम जैसे ही हम लोग उस पर रखे होंगे तो चार्ज दोनों तरफ आ गया होगा इस बार, है ना? चार्ज जो है इधर रख, मान लो चार्ज रखे भी होंगे, चार्ज सब जगह आ गया होगा, आगे भी और पीछे भी। ठीक, आगे भी और पीछे भी। ठीक, दोनों तरफ चार्ज आ गया। दो तरफ, एक तरफ की वजह से था तुमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एक तरफ जब चार्ज रखे हुए थे तब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये, तो दूसरे तरफ भी चार्ज है तो पॉजिटिव भी दोनों तरफ सेम ही चार्ज होगा। तो इससे अगर दूर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो पीछे वाले चार्ज की वजह से भी दूर ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, होगा ना? तो दोनों का दोनों वेक्टोरियली भी आराम से जुड़ जाएगा। तो कितना आएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। इस केस में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। यही वाला आंसर आता है तुमको कैपेसिटर में भी। ठीक, वो आगे देखेंगे। समझ में आ गया सबको? क्लियर है? तो ये भी लिख लो। डायरेक्शन किधर? पॉजिटिव है तो दूर, पॉजिटिव है तो दूर। मान लो यहाँ पे पूछे होंगे, मान लो यहाँ पूछोगे तो दूर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। क्लियर है? जल्दी से इसको लिख लो। क्लियर हो गया बात? सबको समझ में आ गया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते जाते हैं, रुकना ही नहीं है।
आज जो है सो मेन हमारा फोकस होगा इसके एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन को लोग कहा है आपको सबसे बेस्ट कंडक्टर्स में, किसमें, कंडक्टर्स में। ठीक, तो हम लोग आज अभी आज हेडिंग डाल लो कंडक्टर्स, कंडक्टर्स। ठीक, सिंपल सा है, इंसुलेटर सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। इंसुलेटर तो हम लोग जानते ही हैं, इंसुलेटर क्या होता है, ये लकड़ी दीवार ये सब क्या है, इंसुलेटर है। इंसुलेटर का मतलब क्या, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होने दे वो इंसुलेटर। कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने दे। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का मतलब चार्ज का बहना। अरे यार इलेक्ट्रिसिटी मतलब सिंपल क्या होता है, चार्ज का बहना। चार्ज को बहने में इजी हो रहा है वहां पे, तो हम बोलेंगे तुम कंडक्टर हो। तो कंडक्टर्स का सबसे पहला प्रॉपर्टी, खासियत, मेन प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, यही सब इम्पोर्टेंट है, बहुत भी आए है, लिख लो और वो समझ लो पहले, सॉरी समझ लो अच्छे से प्रॉपर्टी। तो पहला प्रॉपर्टीज, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। अरे यार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, एटम तो होगा ना, मैटर है तो एटम है। ठीक, मैटर है तो एटम है, गुड। एटम तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, बहुत अच्छा। ठीक, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। हमारे कंडक्टर्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो सब फ्री टू मूव होंगे, फ्री होंगे मूव होने के लिए। ठीक, क्लियर है पहला बात। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दूसरा सबसे मजेदार पॉइंट क्या है कि इफ external electric field is applied, if external electric field, समझ लेना पहले, उसके बाद आराम से लिख लेना, समझ लो, मेन समझ में आ गया, पूछे नहीं बचेगा। if external electric field is applied then charge on the conductor arranged in such a fashion that net electric field inside the conductor is zero। inside the conductor, बहुत ही ये पॉइंट है, ठीक है, बहुत ही आए कि अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए हैं, अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए हैं कंडक्टर्स के थ्रू, तो कंडक्टर्स में जो चार्ज होगा जितना पॉजिटिव नेगेटिव सारा का सारा, तो ऐसा कुछ होगा ही प्रेजेंट। तो इस तरह से अरेंज हो जाएगा अपने चारों तरफ, अपने में खुद में, कि अंदर में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। कैसे समझते हैं, ठीक, पहले यहाँ तक जो है इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, नीचे जगह नहीं है, ठीक है, गुड। हाँ, तो किस तरह से होगा इसको स्क्रीनशॉट लो थोड़ा, ठीक, चलो। तो पहले बात ये समझे कि भैया इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव है, ठीक है। दूसरी बात अभी क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि अगर हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए, देखो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से, ठीक, तो भैया इसके अंदर जो चार्ज वार्ज था, ठीक, अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक, अब ये इस पॉइंट को पकड़ लोगे, इस अंदर में एक पॉइंट को, तो यहाँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, उधर, इधर, ई एक्सटर्नल। हमको तो क्या कह रहा है फंडा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो आ जाए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो कब आएगा, जब भैया अंदर वाले चार्ज सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो, इधर हो जाए। क्लियर, तो खुद दिमाग लगाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड कब आएगा, जब कुछ माइनस चार्ज तुमको इधर होगा, इलेक्ट्रॉन इधर आ गया होगा, और प्रोटॉन अपना इधर भाग गया होगा, यानी कि कुछ चार्ज सेपरेशन हो गया। ऐसी चार्ज सेपरेशन को याद करो, क्या बोलते थे, इंडक्शन, यानी कि इंड्यूस्ड चार्ज, यानी कि चार्ज गेट्स इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड चार्ज हो गया। तो ये इंड्यूस्ड चार्ज अंदर में पहले से ही था, प्लस माइनस, बस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तो चार्ज मेरा सेपरेट कर गया, क्यों सेपरेट किया भैया, खुद सोचो। फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू ई। तो भैया इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फोर्स लगाएगा, फोर्स लगाओ Q इंटू ई,
इलेक्ट्रॉन फोर्स लगाएगा ना किधर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव, तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर तो फोर्स इधर, इसलिए इलेक्ट्रॉन देखो इधर आ गया, इधर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है तो इलेक्ट्रॉन दौड़ के इधर आ गया, देखो इधर। अब बाकी सारा पॉजिटिव इधर इधर पुश हो गया नहीं, क्योंकि प्रोटॉन पर तो फोर्स दूर लगने वाला है, दूर चला गया, क्लियर है, इसलिए सेपरेट कर गया चार्ज। समझ में आ गया ना? कब तक करेगा, जब तक मेरा ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस। आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से क्या फ्लो हो, कहां से क्या फ्लो होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से निकलता है नेगेटिव में घुस जाता है ना। तो इस इंड्यूस चार्ज की वजह से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड देखो प्लस से माइनस की ओर ऐसे 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 नहीं होगा अंदर में, तो नेट बाहर वाले की वजह से उधर, अंदर जो इंड्यूस हो गया चार्ज उसकी वजह से इधर, नेट मिला जुला के कट के जीरो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। तो यानी कि ई नेट बराबर क्या होगा, ई एक्सटर्नल वेक्टर प्लस ई वेक्टर इंड्यूस्ड, यानी मिला जुला के जीरो, इनसे अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। समझ में आ रहा है फंडा क्यों हुआ, क्लियर है सबको? ठीक, गुड। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, पॉज करके लिखते, जिसको मन हो आराम से पॉज करके लिखते जाना, क्योंकि स्क्रीनशॉट तो तुम लिख पढ़ने से रहा तुम लोग, इसीलिए वैसे मन लगा के पढ़ो, अच्छा है, आई होप बहुत फायदा करने वाला है। रेगुलर जो पढ़ेगा उसी को फायदा करता है, बिना रेगुलरिटी में कोई फायदा होता भी नहीं है, क्लियर है? चार्ज गेट्स इंड्यूस्ड, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, चलो हो गया, ठीक है, आगे बढ़े। तो इतना बात सबको समझ में आ गया कि चार्ज किस तरह से अरेंज हो जाएगा। ये सेकंड पॉइंट था, सेकंड प्रॉपर्टी, कि भैया मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या हो जाएगा, जीरो। अब चूंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो, तो पोटेंशियल कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिश्ता होता है, सिंपल इतना समझ लो, क्या कि डर मत जाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिश्ता क्या है, ई वेक्टर ई बराबर माइनस dv बाई डी आर, ठीक, ये अभी बता दे रहे हैं, वहां पे हम तुमको प्रूफ करके बताएंगे, ठीक है ना? ठीक, वहां पे हम लोग बताएंगे, जब पोटेंशियल पढ़ेंगे वहां पे यही डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल का, तुमको डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल ले लो, तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, ठीक। डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू दूरी, डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, दूरी गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है अंदर में, तो मेरा dv बाई डी आर का वैल्यू क्या आ गया है, जीरो। किसी का डिफरेंशिएशन जीरो कब आता है, किसी का डिफरेंशिएशन जीरो कब आता है, जब वो चीज ही क्या हो, कांस्टेंट भी क्या हो, कांस्टेंट होगी, यानी कि पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट, यानी कि अगर अंदर में जब पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यानी कि हर जगह मेरा पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है, सेम है। इसका मतलब कि मेरा कंडक्टर acts as a whole and इक्विपोटेंशियल रीजन, इक्विपोटेंशियल मतलब सब जगह पोटेंशियल बराबर, इक्विपोटेंशियल रीजन, यानी कि मेरा जो कंडक्टर होता है वो किसकी तरह बिहेव करने लगता है, पूरा एज ए होल, पूरा मेरा जो कि एक इक्विपोटेंशियल रीजन की तरह मेरा वर्क करने लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ये भी, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख रहे हैं हम लोग, ठीक। अब चूंकि इक्विपोटेंशियल रीजन है तो एक और खास बात सीख लो कि जब भी इक्विपोटेंशियल जगह होगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर ही गिरेगा, ठीक। यही बात हम लोग वहां पे समझेंगे, बस घबराना नहीं, ठीक है ना। तो यानी कि क्या बात हो गया कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड will be perpendicular to them, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उन पे परपेंडिकुलरली ही गिरेगा। इसका फोटो बनाएंगे, पहले इसको लिख लो जल्दी से, पॉज करके तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, ठीक है ना। पूरा का पूरा मेरा कंडक्टर जो है एज ए इक्विपोटेंशियल
रीजन हमको एक्ट करने लगेगा। क्लियर? गुड। चलो सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो अब इसका फायदा क्या है, इसी में चलते जा रहे हैं। ठीक, सबको समाप्त करके एक साथ भी देखें, तुम लोगों को तो मालूम ही है, हम ये बात समाप्त कर लेते हैं टॉपिक, टेंशन नहीं लेना, बस समझते जाना। और समझ में पूरा पूरा कब आता है, जब बार बार उसको रिवाइज करते हैं हम लोग। एक ही बार में तो परम ज्ञानी तो हम लोग है नहीं, लेकिन हाँ अभ्यास से हम लोग जरूर बेस्ट बन जाएंगे, ये भी पूरा भरोसा है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, मेक्स एनीवन परफेक्ट। क्लियर? तो अगर मेरा कंडक्टर अगर है, अगर मेरा कंडक्टर है कोई, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो बाहर से अप्लाई किए हो, तो इस पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली ही गिरेगा। कैसे गिरेगा? परपेंडिकुलर, क्योंकि ये एज ए इक्वी अभी ना पढ़े इक्विपोटेंशियल रीजन की तरह हमको क्या होगा, एक्ट करने लगेगा। परपेंडिकुलर ही इससे गुजर जाएगा, परपेंडिकुलर ही इससे इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर जाएगा। मान लो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वहां से लगाया थी, ये मेरा कंडक्टर था। ठीक, मेरा कंडक्टर जब था ये, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर से कैसे टच करता हुआ निकला है। टच कैसे किया? परपेंडिकुलरली। कैसे किया? परपेंडिकुलरली। ठीक है, चलो इसको ये कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा। क्यों होगा? समझ में आ गया? तो सब जगह पोटेंशियल क्या है? सेम है। ठीक है, कोई टफ नहीं है ना? क्लियर? चलो एक और सबसे आखिरी बात, बहुत ही वो तो और मजेदार है। क्या? कि अगर हम किसी कंडक्टर पे चार्ज को डालते हैं तो हमारा आउटर सरफेस पे आ जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसका प्रूफ हम लोग गॉस जी देंगे। मान लो मेरा कंडक्टर है, मान लो मेरा कंडक्टर, इस पर हम एक चार्ज रख दिए, क्यू प्लस क्यू चार्ज रख दिए। ये चार्ज है ना, अंदर नहीं जाने वाला है, इसी के सरफेस पे ही डोल जाएगा, सरफेस पे ही डोलेगा, मतलब कि सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि कोई भी एक्सेस चार्ज गिवन ऑन कंडक्टर will distribute at its outer surface। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आउटर सरफेस पे मेरा कोई भी एक्सेस चार्ज हम कंडक्टर के ऊपर देंगे, वो आउटर सरफेस पे हमेशा दौड़ के भाग जाएगा। ऐसा क्यों होगा भैया? क्योंकि गॉस लॉ से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, तो मान लो अभी हम लोग इससे पहले भी क्या पढ़े, देखो फायदा कहाँ से उठाएंगे, वही कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर मेरा जीरो होता है, उससे फायदा उठाएंगे। तो अब मान लो कि हम यहाँ गॉसियन सरफेस बनाए एकदम इससे जस्ट इसके भीतर, जस्ट कंडक्टिंग सरफेस के भीतर हम क्या बनाएंगे, रेड क्या है ये, गॉसियन सरफेस। तो गॉस जी क्या कहते हैं, हम गॉस जी क्या कहते हैं कि इंटीग्रल ई डॉट डी ए मेरा क्या आना चाहिए, चार्ज इंक्लूड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इंक्लूड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ठीक, अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है इस गॉसियन सरफेस, तो अंदर बनाए हैं गॉसियन सरफेस कंडक्टर के, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या होता है, जीरो। तो पता है, अभी जस्ट पहले पता चल गया। तो ये जीरो है, तो ये जीरो है, तो जीरो इंटू कुछ हो जीरो, इधर जीरो आ गया, ये चीज जीरो बराबर Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q इनक्लोज कितना आ गया, जीरो, यानी कि इंटरनली कोई चार्ज मेरा प्रेजेंट नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। अगर अंदर हम चार्ज को रख भी देंगे
तो सारा का सारा चार्ज फ्लो होकर कहाँ पे आ जाएगा, इंड्यूस होकर के बाहर सरफेस पर। ठीक, नो एक्सेस चार्ज कैन बी इनसाइड द, मेरा कंडक्टर के भीतर नहीं जा पाएगा, हमेशा सारा का सारा कहाँ आ जाएगा, आउटर सरफेस पे आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। देख लो बस सिंपल गॉस लॉ से आ गया। ठीक, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ मेरा ये प्रूफ कर लिए, गॉसियन सरफेस बनाए, गॉसियन सरफेस जैसे बनाए तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी बराबर क्यू इनक्लूड अपॉन एप्सिलॉन नॉट किए, जैसे ही ये हम फॉर्मूला लगाए पता चला जा इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरा जीरो ही था, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो था अंदर, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी, इधर वाला क्वांटिटी जीरो, इधर वाला क्वांटिटी जीरो, इसका मतलब चार्ज को भी जीरो होना पड़ेगा। देखो मैथमेटिकली भी आ गया, बहुत अच्छा है कि अंदर में कोई चार्ज है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। क्लियर, आउटर सरफेस पे आ जाता है, ये और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक ना। क्लियर है, ठीक, क्लियर है। हो गया, पूरे जो लिख लेते हैं, गर्मी है, गर्मी थोड़ा ज्यादा है, टेंशन नहीं लेने का, फिजिक्स हम लोग को पूरा उड़ा देना है, छोड़ना नहीं कुछ भी। ठीक, यानी कि हम लोग क्या सब पढ़े अभी, ये वाली बात करते हैं। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में एक जगह सम अप, हमेशा एक ब्रेन मैप क्या रहना चाहिए, ब्रेन मैप क्या होना चाहिए हमेशा, ठीक, माइंड मैप। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, सब इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव होते हैं, ठीक है। ठीक, इफ एन external electric field is applied, then charges of conductor arrange themselves in such a fashion so that net electric field inside the conductor is zero, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ठीक है, याद हो गया सबको। ठीक, यानी कि कंडक्टर अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए हैं, यहाँ पर इधर एक्सटर्नल, ठीक, इधर मेरा ई इंड्यूस, क्योंकि माइनस प्लस इंड्यूस हो जाएगा, तो ई नेट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ई नेट जीरो आ जाएगा। क्लियर है, इसलिए जो है कंडक्टर एज अ होल acts as equipotential region, इक्विपोटेंशियल रीजन की तरह वर्क करेगा, किसी तरह वर्क करेगा, इक्विपोटेंशियल रीजन की तरह। मेरा सारा का सारा जो है वो पूरा कंडक्टर क्या होगा, इक्विपोटेंशियल रीजन। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या है, सब जगह जीरो, क्या है, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो। ठीक, क्लियर है सबको। क्योंकि पोटेंशियल रीजन हो गया तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस पे परपेंडिकुलर ही फॉल करेगा। ठीक, इंप्लाइज क्या है, एक और फायदा क्या होगा इससे, इलेक्ट्रिक लाइन विल बी परपेंडिकुलर देयर सरफेस, उनके सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर ही गिरेगा। नहीं देखो ये परपेंडिकुलर है, निकलेगा परपेंडिकुलर इस टाइप से होके। ठीक,
ठीक है, समझ जाना। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर, सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक, और आखिरी में सबसे क्या पढ़े हम लोग, परपेंडिकुलर गिरेगा, और क्या था अभी, हाँ एक और खासियत क्या पढ़े, कोई भी चार्ज को हम अगर उसको प्रोवाइड करते हैं तो सारा आउटर उस पर आ जाता है। ऑल दी एक्सेस चार्ज रिसाइड्स, रिसाइड मतलब उसमें होता है ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। कोई भी चार्ज रखेंगे, कोई भी एक्सेस चार्ज, तो वो हमेशा हमेशा आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर पर आ जाता है। क्लियर है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, आई होप सबको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, बहुत अच्छा, चलो सॉरी, थोड़ा ज्यादा है, क्या करें, तंग हो रहे हैं इसलिए थोड़ा सा टेंशन नहीं लेना खाली, ठीक है ना। चलो इसको मिटाए, इसका शॉट ले लिया, और सबके वीडियो देखते हैं जिसको मन होगा ऑनलाइन, मस्त मस्त, चलो मेन मेन फंडा, ठीक है ना। अब गॉस लॉ की मदद से इस सबका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, बस बात खत्म। कंडक्टर से पता समझ आ गया ना, इससे बहुत सारा सवाल पूछ लेता है। ठीक, कंडक्टिंग स्फीयर्स, कंडक्टिंग स्फीयर्स, स्फीयर्स है ना, पहले हॉलो कंडक्टिंग सॉलिड कंडक्टिंग हॉलो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। हॉलो कंडक्टिंग मतलब कैसा होगा, अंदर से खोखला, फुटबॉल टाइप समझो। सॉलिड कंडक्टिंग मतलब पूरा पूरा एक डिस्कस समझो, डिस्कस थ्रो करते हो ना। और नॉन कंडक्टिंग है, लेकिन उसमें चार्ज चुपचाप रख दिए हैं, चार्ज चुपचाप रख दिए, बस रखा गया है, इसमें तो चार्ज अरेंज हो जाता है आपके मन से। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है, ठीक, ठीक है ना। तो इसमें क्या अंदर बन जाएगा चार्ज, पहले बोलना चाहिए था ना यार, कंडक्टर है, कंडक्टर है तो सारा सारा चार्ज कहाँ जाएगा, बाहर। गुड, देखो सारा चार्ज एक्सरसाइज बाहर। ये देखो तीनों का चार्ज कॉन्फ़िगरेशन सेम लग रहा है, तीनों सेम एज सेम बिहेव करेगा, बिहेव इन अ सिमिलर मैनर। खासियत बोलो खत्म, तीन को पढ़ना था, एक को पढ़े, एक पढ़े, काम मेरा बन गया। ठीक, बिहेव इन सिमिलर फैशन, ठीक, एक को पढ़ो सारा पढ़ा जाए, तो सबका चार्ज कॉन्फ़िगरेशन सेम है। यहाँ पे सबको समझ में आ रहा है, सॉलिड कंडक्टिंग में चार्ज बाहर क्यों बना है, क्योंकि भैया कंडक्टर है, सारा एक्सेस चार्ज कहाँ आ गया होगा, आउटर सरफेस पे। क्लियर, चलो एक को पढ़ लेते हैं, बाकी सबका काम खत्म हो गया। ठीक, चलो क्लियर है। तो हॉलो कंडक्टिंग इंपॉर्टेंट चल रहा है स्फीयर, इसको फेमस ऐसे बोलते हैं, कंडक्टिंग गोला चार्ज सरफेस पे डोला, बहुत अच्छा फेमस है। कंडक्टिंग गोला होगा तो चार्ज सरफेस पे डोल गया होगा, है ना। ठीक, कि सारा एक्सेस चार्ज मेरा आउटर सरफेस पे आ जाता है, ठीक ना। तो हॉलो क्यों आता है हम लोग पढ़ लिए अभी, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, क्लियर। हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर बस समझते चलो, बहुत इजी है। ठीक, चार्ज रखे हो तो चार्ज से सारा आउटर सरफेस पे आ गया होगा। ठीक, हम हमको आपका भी एक एक्सटर्नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और एक इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ठीक, इसका रेडियस क्या मान लो, आर मान लो, क्या मान लो, आर। पहला किसका लेते हैं, केस 1 फॉर आर लेस देन आर, आर लेस देन आर। मान लो मेरा पॉइंट कहाँ है, अभी हमको कहाँ पता करना है, इस कंडक्टर के अंदर। कंडक्टर के अंदर कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो। क्यों होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो,
कि हम एक आराम से गॉसियन सरफेस बनाते थे। क्या करते थे जी, इसका रेडियस r है। गॉसियन सरफेस देखो कट गॉसियन सरफेस बनाए तो आराम से क्या किया, इंटीग्रल E डॉट dA बराबर चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चूंकि ये जीरो, चूंकि मेरा चार्ज इनक्लोज, मेरा चार्ज तो अंदर में जीरो ही है, जीरो है अंदर में चार्ज, क्योंकि सारा चार्ज कहाँ आ गया, बाहर, सारा चार्ज तो बाहर है मेरा, अंदर तो कुछ चार्ज ही नहीं है, ये जीरो, तो चार्ज इनक्लोज मेरा जीरो, तो इंटीग्रल अगर E डॉट dA ही जीरो, एरिया जीरो होने से रहा तो क्या जीरो हो रहा होगा, फिर सुनो, इंटीग्रल E डॉट dA बराबर Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो गॉसियन सरफेस बनाए हैं, क्या इसके भीतर कोई चार्ज है, चार्ज तो कहाँ है, आउटर सरफेस पे ना, तो भीतर चार्ज ही नहीं है तो ये जीरो हो गया वैल्यू इधर का, यानी कि E डॉट dA का वैल्यू जीरो, जैसे E डॉट dA का वैल्यू जीरो तो एरिया तो जीरो नहीं हो सकता, तो क्या जीरो हुआ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, यानी कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, पर R लेस देन R, ठीक, ये कहता बात, चलो यहाँ तक सबको समझ आ रहा है, ठीक है, हाँ, अब जो है, so for R greater than R, for R case 2 R greater than equal to R, ठीक, ठीक ना, R greater than equal to मतलब यहाँ के लिए, तो इसके थ्रू हम गॉसियन सरफेस से बनाएंगे, गॉसियन सरफेस से बनाएंगे, ठीक, इस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, यहाँ फिर लगाएंगे इंटीग्रल E डॉट dA बराबर चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है, चार्ज इनक्लोज कितना है जी, मान लो प्लस Q चार्ज दिए थे इसमें, टोटल चार्ज मान लो Q दिए थे, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q एप्सिलॉन नॉट, अच्छा, यहाँ से ये तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना है ना, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना है, क्योंकि स्फेरिकल गॉसियन सरफेस तो यानी कि ये पूरा मेरा ये सारा का सारा दूरी r है, सारा दूरी स्मॉल r, ठीक, लेकिन सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, क्योंकि r सेम तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम, अरे यार दूरी सेम तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम ही होगा, क्लियर है, दूरी सेम तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम ही होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम ही होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो E dA बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट, इस छोटा सा ये छोटा dA जो है उसको इंटीग्रेट कर लो, ये dA ये रहा dA, ये dA छोटा सा एलिमेंट dA, ये पूरा छोटा dA होते एक स्फीयर बना हुआ है, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 पाई E into 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ तक सबको दिख रहा है, क्लियर है, आई होप सो, अपना से है, इसको ऊपर कर लेना है ना, क्लियर, ठीक, यहाँ इसको थोड़ा यहाँ लिख लो, नहीं तो नीचे नहीं दिखेगा, ठीक है ना, तो E इक्वल टू क्या हो गया Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, K Q बाय r स्क्वायर, ओहो वाओ, ये किसकी तरह दिखाई दे रहा है, सॉरी पॉइंट चार्ज की वजह से नहीं लग रहा कि एक पॉइंट चार्ज को हम सेंटर पे रखे हैं, अब इस पॉइंट चार्ज की वजह से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, K Q बाय r स्क्वायर, K Q बाय r स्क्वायर, इसका मतलब हम लोग क्या सीखे इससे, क्या कि अंदर वाले पॉइंट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा जीरो आएगा, लेकिन बाहर वाले पॉइंट के लिए पूरा का पूरा कंडक्टिंग हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर जो है मेरा किसकी तरह बिहेव कर रहा है, चार्ज एट अ पॉइंट चार्ज एट इट्स सेंटर, कि किसी उसके जगह पर जो है एक पॉइंट चार्ज को सेंटर पर रख दो, उतना ही वैल्यू का उसी की तरह मेरा बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वही आया, इसका मतलब क्या, हॉलो कंडक्टिंग sphere behaves as a point charge kept at its center, kept at its center, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिख दिए हैं, सुन लो क्या हम लिखे, सुनो, hollow conducting sphere behaves as a point charge kept at its center, पूरा हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, आउटसाइड पॉइंट के लिए, फॉर आउटसाइड पॉइंट, फॉर ये नहीं इनसाइड पॉइंट के लिए वही फंडा कर देना यार, और आउटसाइड पॉइंट
फॉर आउटसाइड पॉइंट hollow conducting sphere behaves as a point charge kept at its center. बाहर वाले पॉइंट के लिए मेरा पूरा hollow conducting sphere जो है किसी तरह बिहेव करेगा एज इफ, ऐसा मान लो कि पॉइंट चार्ज को हम सेंटर पे रख दिए हैं। क्यों से हो रहा है आप इसके शॉर्ट ले जल्दी। हाँ नहीं ठीक है, तो तीनों का बिहेवियर सेम होगा, तीनों का बिहेवियर इसका 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 सेम ही होगा। ठीक, हाँ सबका सेम आंसर आएगा, इसमें भी इसमें भी इसमें सबका सेम आंसर आएगा। सब जल्दी नोट करो, इसको तो क्लियर। चलो हम उसका अलग निकाल लेते हैं, यही खाता हूँ। उसके बाद फिर यही मेन सबसे था ज्यादा। उसके बाद जो है सो हम लोग पोटेंशियल और वो नेक्स्ट क्लास में जो इस पर न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, उसके बाद हमें पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस कर लेंगे, वो मेन चीज है। ठीक है ना, टेंशन मतलब है कौन सा पहले समझ लो। ठीक है, तो कौन सा था? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। अब इस केस में क्या था कि भैया चार्ज तो मेरा पूरा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि इस केस में क्या लेंगे, रो रो का मतलब कूलम पर मीटर क्यूब, पूरा कूलम पर मीटर क्यूब। आप देखो पहला केस आज जाया के लिए केस फर्स्ट, यानी कि मान लो सेंटर ये है, सेंटर से आर दूरी पर एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम किया। तो क्या किया, स्फेरिकल गॉसियन। अब तुम गॉसियन सरफेस लेने में टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे करते करते चूज करते करते सीख जाओगे कि क्या लेंगे नहीं लेंगे। ठीक है ना, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हम एज्यूम कर ली। इंटीग्रल ई डॉट डी ए बराबर क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक छोटा सा है ना, क्लियर। ई डॉट डी ए, इस पॉइंट में मान लो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इस पॉइंट में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इंटरनल एक पॉइंट मान लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ठीक, तो चार्ज इनक्लोज तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर दूरी पर है, सब जगह आर 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 दूरी आर आर आर, तो कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होगा, पूरी दूरी से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर। इंटीग्रल डी चार्ज इनक्लोज, चार्ज कितना इनक्लोज होगा, रो इनटू इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा 4/3 स्फीयर है तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कोई टेंशन नहीं है। डी ए का मतलब छोटे डी ए जुड़ते एक स्फीयर है, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल है ना, रो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, 4 पाई का 4 पाई कटा, तो आर स्क्वायर ए आर क्यूब कटा, ये कितना आ गया देखो 1/3 सॉरी रो बाय 3 आर, रो बाय 3 आर। क्लियर है, एप्सिलॉन नॉट छूट रहा है ना, वही तो भी कर रहा है, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, बहुत ही भी है, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अंदर में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड केवल रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अब बाहर वाले पॉइंट के लिए तो वही फंडा है, और बाहर वाले प्लेट के लिए हमेशा वही है फंडा। बाहर वाले पॉइंट के लिए क्या होगा कि मेरा हम गॉसियन सरफेस, यहाँ मान लो बाहर ये गॉसियन सरफेस बनाएंगे सेंटर वाला, यहाँ फिर लिखेंगे गॉस लॉ ई डॉट डी ए, ये किस पे लगाते हैं हमेशा, गॉसियन सरफेस पे, बराबर क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मैथमेटिक्स का चलता है गॉसियन सरफेस, ये तो इसके अंदर है प्रेजेंट। ई चूंकि आर दूरी पर ये आर स्मॉल आर, ये सारा का सारा स्फीयर है तो आर दूरी पर सबको सेम ही होगा, नहीं इलेक्ट्रिक बाहर डी ए। कितना चार्ज इनक्लोज किया, टोटल चार्ज तो क्यू था, टोटल चार्ज तो क्यू ही था। क्लियर, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे E का वैल्यू कितना आ गया 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, मतलब वही सेम उसकी तरह के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो बाहर वाले पॉइंट के लिए तो हमेशा मेरा सारा का सारा कंडक्टर जो है किसकी तरह बिहेव करता है, पॉइंट चार्ज के ब्रैकेट सेंटर, लेकिन इस केस में बस अंदर वाले में फंडा ये है। क्लियर, इसके बाद कल में कैविटी प्रॉब्लम से देख लेंगे, उसके बाद इसमें पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे उससे पहले न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, एससीबी हमेशा एससीबी तैयार रखना,
आई होप इशारा तुम लोग एससीपी वर्मा बना रहा होगा वो चैप्टर 1 का। चैप्टर 1 मतलब पार्ट 2 का चैप्टर 1 नहीं, पार्ट 2 में जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका, ठीक, उसका नियमित बनाते रहना, कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला सब जितना था सब बनाते रहना, ठीक है ना। वो सारा का सारा डायपोल वापोल वाला है ना, बनाते रहना और उसको भी डिस्कस कर लेंगे हम ना, छोड़ेंगे एक भी नहीं, ठीक है। तो आई होप इतना सबको समझ में आ गया होगा। रिवाइज कर लेना। इसमें वही फंडा हमेशा है, चूज करके गॉसियन सरफेस कैसे लेना है वो बार बार हर एक का तुम लोग एक बार डेटा खुद से जब कर लोगे तो सारा का सारा याद हो जाएगा, ठीक ना, एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में खुद से एक बार एससी वर्मा गॉस लॉ का ट्राई कर लेना, तब डिस्कस करना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव से बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 और 2 ऑब्जेक्टिव 1 और 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो सभी पहले से बना के रखे ना ताकि हम कभी भी इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक। तो अगले लेक्चर में क्या करेंगे बता दिए हैं, एससी वर्मा का गॉस लॉ का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें उठा के डिस्कस करेंगे, तुम जितना हो पूरा बना लेना उसमें से, ठीक। कुछ पॉइंट छूटा हुआ है वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक, टेंशन नहीं लेना है, क्लियर है। थैंक यू, रिवाइज करते रहो, स्टे ट्यून्ड।